अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है। मूल बिंदु से गुजरने वाले दीर्घवृत्त की नाभि 5,12 व 24,7 है, तो उसकी उत्केंद्रता ज्ञात करें। तो पहले चित्र बनाते हैं अपन। कुछ इस प्रकार का चित्र बन रहा है। ये एक्स अक्ष वाई अक्ष नहीं है, मूल बिंदु से गुजर रहा है 0,0 से। एक नाभि एस, एक नाभि एस डैश। तो यह तो है 5,12 मान लेते हैं, इसको 24,7 मान लेते हैं। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले दीर्घवृत्त की नाभि 5,12 व 24,7 है, तो उत्केंद्रता क्या होगी। अगर दोनों नाभियों के मध्य की दूरी की बात करें तो वो 2AE होता है। तो 2AE तो मिलेगा यहाँ से 24 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 12 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये आ जाएगा 24 - 5 19 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो हमें मिलेगा उत्केंद्रताओं के नाभियों के मध्य की दूरी। इन नाभियों के मध्य की दूरी से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इसमें 2A आ गया। ये 2A सारा खेल बिगाड़ देगा भाई। जो 2A आया है, इस 2A की वजह से खेल बिगड़ रहा है। अगर ये 2A इसमें नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ से सीधा सीधा E मिल जाता। तो ये कितना आ जाएगा 5 25 386 का अंडर रूट। ये मिलेगा आपको 2AE। ठीक है, ये मिल गया आपको 2AE का वैल्यू मिल गया। अब अगर 2A का मान आ जाए तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अगर 2A मिल जाएगा तो आंसर मिल जाएगा। एक चीज और होती है, अगर हम इस बिंदु को P मान लें तो ये PS प्लस PS डैश दोनों नाभियों से दूरियों का योग क्या 2A के बराबर होता है? कुछ याद करो ऐसा। दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु x1 y1 की नाभीय दूरियों का योग 2A अचर होता है, तो PS कितना आएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट प्लस PS डैश कितना आएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू कितना 2A। ये कितना हो गया 44, तो 13 प्लस 25 बराबर 2A। 2A की वैल्यू कितनी हो गई 38। ये 2A का मान इधर रख दो, यही तो हमारा खेल बिगाड़ रहा था 2A। आंसर आ जाएगा इक्वल टू 386 का अंडर रूट बटे 38। यह दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता मिल गई जो हमें ज्ञात करनी थी। बिल्कुल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की नाभीय दूरियों का योग हमेशा दीर्घ अक्ष की लंबाई 2A के बराबर होता है। उस कंसेप्ट के बिना ये सवाल हो भी नहीं पाएगा, उलझता ही चला जाएगा, उससे ही सवाल सॉल्व होगा ही। अगला सवाल देखते हैं बेटा। दीर्घवृत्त x² + 4 + y² / 3 बराबर 1 तथा इसके संयुग्म दीर्घवृत्त की नाभियों से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो दो दीर्घवृत्त इसमें दिए हुए हैं, एक तो मानक वाला ये वाला और एक संयुग्मी वाला। तो संयुग्मी वाला को इधर बनेगा ऐसा। इस प्रकार से दो दीर्घवृत्त आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक में यह मान लीजिए S1 और S2, तो इसकी नाभियां होंगी S3, यहां मान लेते हैं S4। तो इनसे बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें आवश्यकता किसकी होगी? नाभि ज्ञात करने की, है ना। अलग अलग नाभि ज्ञात करनी पड़ेगी। चलिए अलग अलग नाभि ज्ञात करते हैं। जो दीर्घवृत्त है वो है x² / 4 + y² / 3 बराबर 1। तो इसके लिए a² की वैल्यू 4, b² की वैल्यू 3। सबसे पहले इसकी उत्केंद्रता E1 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये A1 B1 ले लेते हैं अपन। तो B1² = A1² इंटू 1 - E1²। कितना आ रहा है ये B1² अपॉन A1² = 1 - E1²। E1² की वैल्यू 1 - B1², 1 ऊपर अपॉन A1²। तो E1² = 1 - 3/4। E1² की वैल्यू 1/4, E1 की वैल्यू 1/2। इस E1 की मदद से क्या मिल जाएगी? नाभि S1 और S2, ये दोनों नाभियां प्राप्त हो जाएंगी। चलिए उनको लिख भी लेते हैं। तो S1 कितना हो जाएगा A1 E1, 0। तो S1 कितना हो गया? S1 के निर्देशांक आ गए। A1 कितना है अपने पास 2, तो यह आया 1, 0 और इसी से S2 आ जाएगा -1, 0।
लीजिए ये मिल गया आपको S1 और E1, S1 और S2 दोनों नाभि के निर्देशांक प्राप्त हो गए। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, गलती ना हो, गलती हो गई ना तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। उत्केंद्रता 1 माइनस, ठीक है बिल्कुल सही चल रहा है, 1/2 प्लस माइनस 1,0 आ गया। अब आते हैं दूसरे वाले दीर्घवृत्त पर, संयुग्मी पर। तो जो संयुग्मी वाला होगा वो होगा x²/3 प्लस y²/4 बराबर 1, क्योंकि a और b अदला बदली हो जाएगी ना संयुग्मी में, तो इसके संयुग्मी वाला यह बन जाएगा। अब इसके संयुग्मी में a² की वैल्यू 3, b² की वैल्यू 4। अब हम संबंध ज्ञात करेंगे और उससे E2 निकल आएगा। तो a² इज इक्वल टू b² इंटू 1 माइनस E2², a² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 माइनस E2²। तो यहाँ से E2² की वैल्यू 1 माइनस a² अपॉन b²। तो E2² की वैल्यू कितनी आ रही है, चलिए वो भी निकाल लेते हैं। वो आएगा 1 माइनस 3/4। तो E2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। चलिए E2 भी मिल गया 1/2। अब इससे ना भी मिल जाएंगी S3 और S4। तो S3 और 0, BE, S4 0, माइनस BE, ऐसा ही आएगा ना। तो चलिए निकालते। तो S3 कितना हो गया 0, B का मान 2, E का मान तो 1, और S4 कितना हो गया 0, -1। चतुर्भुज के क्या चारों शीर्ष मिल गए आपको? जी हाँ, चतुर्भुज के चारों शीर्ष मिल गए हैं। अब चतुर्भुज के चारों शीर्ष मिल गए तो क्षेत्रफल निकालना आसान होगा कि नहीं होगा? देखिए जो चारों शीर्ष मिल रहे हैं वो इस प्रकार से मिल रहे हैं। S1 1, 0, S2 -1, 0, S3 1, 0, 1 और S4 0, -1। अगर इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले और उसका 4 गुना कर दे तो क्या इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा? नाभियों से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं, यह हम ज्ञात करने चले थे। चतुर्भुज, चलिए कर लेते हैं उसको। इस एक क्षेत्रफल को निकाल के उसका 4 गुना कर रहे हैं, तो ये एक क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाफ 1 इंटू 1, आधार इंटू ऊंचाई। ये लंबाई कितनी है 1, ये लंबाई कितनी है 1, ये दोनों एक है। कितना आंसर आ गया 2। तो कुल मिला के आंसर कितना मिला आपको 2। तो दीर्घवृत्त x²/4 प्लस y²/3 तथा इसके संयुग्मी दीर्घवृत्त की नाभियों को जब जोड़ रहे हैं तो चारों नाभियों को जोड़ने से एक चतुर्भुज बन रहा है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 2 वर्ग इकाई, 2 स्क्वायर यूनिट्स हमें आंसर मिल रहा है। खेल क्या था, नाभि के निर्देशांक ज्ञात करना। संयुग्मी के समीकरण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि संयुग्मी में a और b की अदला बदली हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा बेटा, अगले सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात करनी है जो सरल रेखा x/7 प्लस y/2 इक्वल टू 1 को x अक्ष पर मिलता है और सरल रेखा x/3 माइनस y/5 बराबर 1 को y अक्ष पर मिलता है। ठीक है, इसका मतलब एक बिंदु x अक्ष पर मिलेगा, एक बिंदु y अक्ष पर मिलेगा। तो हम पहले सरल रेखा बनाते हैं। तो ये तो एक सरल रेखा बन गई, कौन सी, x/7 प्लस y/2 इक्वल टू 1। तो यह रेखा 7,0 से गुजरेगी और इधर 0,2 से गुजरेगी। ठीक है, उसके अलावा एक सरल रेखा और दी है x/3 माइनस y/5। तो वो लाइन कुछ ऐसी बन रही होगी, वो लाइन यहाँ 3,0 से गुजर रही होगी और इधर 0,-5 से गुजर रही होगी। ठीक है, थोड़े से ये चित्र को अपन और व्यवस्थित करते। 5 वाला जो है वो 7 से बड़ा हो रहा है, इस प्रकार से लाइन है। यहाँ से गुजर रहा है एक तो 7,0 से, एक 0,2 से। तो ये लाइन तो कौन सी हो गई, x/7 प्लस y/2 इक्वल टू 1। ठीक है, एक लाइन और दी हुई है जो यहाँ 3 और इधर 5, 0,-5 से गुजर रही है। ये लाइन x/3 माइनस y/5 इक्वल टू 1। तो यह बिंदु कौन सा 0,-5 और यह बिंदु कौन सा 3,0। तो जो दीर्घवृत्त है वो x अक्ष को तो इस रेखा को मिलता है, इसका यहां से शुरू होगा, और y अक्ष को इस रेखा को मिलता है। तो
कुछ ऐसा दीर्घवृत्त बन रहा होगा। इस प्रकार से दीर्घवृत्त बन रहा होगा, जिसके लिए एक बिंदु x अक्ष वाला A बन जाएगा, एक बिंदु यह B डैश बन जाएगा, यह बिंदु B और यह बिंदु A डैश। केंद्र 0,0 ही होगा, क्योंकि लिखा हुआ है जिसके अक्ष निर्देशीय अक्षों के अनुदिश हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि केंद्र से यहाँ तक की दूरी A 7 हो गई और B की वैल्यू 5 हो गई। यह दूरी कितनी हो जाएगी? B 5। दोनों दूरियां मिल गई, A मिल गया, B मिल गया। उत्केंद्रता ज्ञात करनी है, तो A किससे बड़ा है? B से बड़ा है। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 25/49। E स्क्वायर इज इक्वल टू 24/49। E बराबर 2√6/7। ये उत्केंद्रता मिल गई, जो हमें ज्ञात करने को कहा गया था, उत्केंद्रता। तो इस रेखा ने x अक्ष का बिंदु दिया और इस रेखा ने y अक्ष का बिंदु दिया, जहां से दीर्घवृत्त गुजर रहा था। कुछ इस प्रकार का दीर्घवृत्त बनेगा। ठीक है, चित्र पे ध्यान दें और दो दूरियां ज्ञात कर लें। एक दूरी यहां से यहां तक A, एक दूरी यहां से यहां तक B। ये A और B मिल रहे हैं, आंसर इसकी वजह से ही आ रहा है, A और B की वजह से। चलिए लिखिए, नोट करिए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं बेटा। दीर्घवृत्त की नाभि S1 और S2 दी हुई है ना, और उसके दीर्घ अक्ष की लंबाई दी हुई है 10 P। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। कोई बिंदु है जो इस प्रकार है कि त्रिभुज PS1S2 का परिमाप 15 है, तो E का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। ये बनाया हमने दीर्घवृत्त। कोई एक बिंदु P, नाभि S1, नाभि S2, इनको जोड़ेंगे, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इस त्रिभुज के परिमाप को कितना बताया गया है? 15। और दीर्घ अक्ष की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो 2a है, वह 2a का मान कितना दिया गया है? 10। ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। दोनों शीर्षों के मध्य की दूरी दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। 2a तो कितना आ गया? 10। त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? PS1 प्लस PS2 प्लस S1S2 इक्वल टू कितना है? 15। ध्यान दो PS1 प्लस PS2 पर, तो किसी बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का योग 2a बराबर होता है। तो ये कितने के बराबर होगा? 2a के। तो 2a प्लस S1S2 इक्वल टू 15। तो S1S2 कितना हो गया? 15 माइनस 10। S1S2 दूरी कितनी मिल गई है? 5। चलिए यहां तक भी आ गए। अब S1S2 दूरी क्या होती है? दोनों नाभियों के मध्य की दूरी का फॉर्मूला क्या 2ae होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो S1S2 इक्वल टू 5, 2ae बराबर 5, जिसमें से 2a को अलग कर दे तो और मजा आ जाएगा। 2a का मान तो अपने पास पहले से ही है, वो 10 है। तो 10 इंटू ई बराबर 5। ई की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। दीर्घवृत्त चल रहा है, चैप्टर का नाम क्या है? दीर्घवृत्त। तो ई का मान 1 से छोटा आना चाहिए था, आ रहा है बिल्कुल। ई बराबर 1/2। ये आंसर मिल गया। कंसेप्ट इस जगह पे आके रुकता है। अगर विद्यार्थी अटकता है तो यहाँ अटकता है कि PS1 प्लस PS2 कितना होगा। याद रखिए, किसी बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का योग अचर होता है और वह अचर हमेशा दीर्घ अक्ष के बराबर होता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके नाभिलंब की लंबाई 10 है और जिसके लघु अक्ष की लंबाई नाभियों के मध्य दूरी के बराबर है। दीर्घवृत्त के अक्ष निर्देशीय अक्षों के अनुदिश हैं, इसका केंद्र तो 0 0 होगा। तो एक चीज तो पक्का होगी कि केंद्र तो 0 0 है। नाभिलंब की लंबाई लेटस रेक्टम कितना है? 10। तो ये हो गया 2b² अपॉन a बराबर 10।
तो बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। यहां तक का काम पूरा हो गया। लघु अक्ष की लंबाई 2b बराबर कितना, तो b इक्वल टू ए, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको कंपेयर कर ले तो यहाँ से 2e स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है और 2e स्क्वायर इक्वल टू 1 आने से e की वैल्यू 1/√2 मिल जाती है। e मिल गया, उत्केंद्रता मिल गई। उस e का प्रयोग करेंगे तो अब a और b भी आ जाएंगे। चलिए उस पर बढ़ते हैं आगे। 2b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू 5a के बराबर भी आ रही है, इसका भी प्रयोग किया जाए, e में रख करके हल किया जाए तो a मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। b स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 5a, तो a इंटू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 5, a इंटू 1/2 इक्वल टू 5, a का मान कितना आ गया 10। लीजिए a मिल गया। अब a मिल गया तो b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब सारे डाटा मिल चुके हैं। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 लिखना है, तो एक्स स्क्वायर बटे 100 प्लस वाई स्क्वायर बटे 50 बराबर 1, जो दीर्घवृत्त हमें ज्ञात करना था वो मिल गया। ठीक, उत्केंद्रता ज्ञात की गई, उत्केंद्रता से b मिला, b से a मिला, a से b मिला, आंसर मिल गया एक्स स्क्वायर बटे 100 प्लस वाई स्क्वायर बटे 50 बराबर 1। यह है वो दीर्घवृत्त जो हमें ज्ञात करना था। लिखिए आप इसको। देखिए सवाल लेते हैं बेटा अगला। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 पर एक चर बिंदु P है तथा S व S डैश नाभियां हैं, तो हमें त्रिभुज PSS डैश का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर बिंदु P ज्ञात करना है, उसका उत्केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा तो उसकी अंतः त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले चित्र बनाया जाए। ये हमने दीर्घवृत्त बना दिया, इस पर कोई चर बिंदु P मान लेते हैं। बिंदु P मान लिया हमने, एक S ए ई कॉमा 0 और S डैश माइनस ए ई कॉमा 0, ये दो नाभियां। अब ये चर बिंदु क्या होगा, ये मान लेते हैं a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा, ये चर बिंदु हमने मान लिया। इसको जोड़ा गया तो ये त्रिभुज बनेगा, इतना बन गया। यहां से दोनों नाभियों के मध्य की दूरी इस त्रिभुज के लिए आधार बन जाएगा, तो आधार कितना होगा 2ae, और यहां से यहां तक यह जो होगा वो इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया PSS डैश इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है b साइन थीटा, तो ये हुआ ABE इंटू साइन थीटा। मतलब a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, e कांस्टेंट, सारा खेल डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगा साइन थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर। तो ये एरिया मैक्सिमम अधिकतम कब होगा, जब साइन थीटा अधिकतम होगा, और साइन थीटा अधिकतम कितना होता है 1। तो जो एरिया मैक्सिमम मिलेगा, अधिकतम मिलेगा, वह किसके बराबर होगा, ABE के बराबर होगा, व्हेन साइन थीटा 1 होगा, मतलब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री होने से क्या हमें बिंदु P मिल जाएगा, जी हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। बिंदु P कितना हो जाएगा, बिंदु P हो जाएगा a cos 90 कॉमा b sin 90, तो बिंदु P के निर्देशांक हो गए हैं 0, b, यह बिंदु P के निर्देशांक आ गए। ये तो लघु अक्ष का एक सिरा हुआ। दोबारा से बनाना पड़ेगा अब चित्र कि अधिकतम क्षेत्रफल कब मिल रहा है, जब जो बिंदु P हो वो लघु अक्ष का एक सिरा 0, b बन रहा हो। AE, 0 S डैश माइनस AE, 0, इनको जोड़ते हैं ऐसे, ये बनेगा अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज। और उसके लिए बिंदु P कितना होगा 0, b, एंगल थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो उत्केंद्रीय कोण मिल गया आपको। यह उत्केंद्रीय कोण प्राप्त हो गया
कि उत्केंद्रीय कोण थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बिंदु 0, B होगा। अब इस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करनी है। अंतः त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अंदर एक वृत्त बना दे। इसके अंदर जो वृत्त बनेगा तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यह R हमें ज्ञात करना है। ये अंतः त्रिज्या मिल जाएगी तो क्या आंसर आ जाएगा। ये जो होता है केंद्र, ये क्या कहलाता है, I। तो अगर ये I मिल गया तो I से लेकर के मूल बिंदु 0, 0 तक की दूरी मिल जाएगी। क्या त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करने का तरीका आना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। शुरू में पढ़ा था हमने त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करने का सूत्र। उस सूत्र को लगाएंगे और अंतः केंद्र ज्ञात कर लेंगे। फिर उस अंतः केंद्र का y जो निर्देशांक होगा वही दूरी होगी 0, 0 से I तक की। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। यह अंतः केंद्र का सूत्र होता है। अब उसके अनुसार यह दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी मुझे। तो यह दूरी कितनी आएगी, सॉल्व करेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, PS दूरी या PS डैश दूरी। तो PS दूरी, PS डैश दूरी बराबर किसके होगी, a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर। तो PS अंडर रूट में आएगा। तो PS डैश और PS दूरी किसके बराबर मिल गई, अर्ध दीर्घ अक्ष a के बराबर। किसके बराबर मिली, अर्ध दीर्घ अक्ष a के बराबर मिल रही है। तो ये दूरी कितनी हो गई, a। यहाँ से यहाँ तक की यह दूरी भी कितनी हुई, a। और दोनों नाभियों के मध्य दूरी कितनी होती है, 2AE। ये तीनों दूरियां मिल गई। अब हम हल कर सकते हैं। अंतः केंद्र I इज इक्वल टू, यहाँ से शुरू करते हैं, माइनस AE इंटू A प्लस AE इंटू A प्लस 0 अपॉन तीनों भुजा की लंबाई 2AE प्लस A कॉमा y निर्देशांक के लिए लिखेंगे 0 प्लस B इंटू 2AE अपॉन 2AE प्लस A। हल किया जाए तो x निर्देशांक तो सीधा सीधा 0 आ रहा है। यहाँ पर ये BE 2A कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2A कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ई, ये 2A कैंसिल। तो ये मिला आपको 0, BE अपॉन 1 प्लस ई। इसका जो y निर्देशांक होगा क्या वही अंतः त्रिज्या दे रहा होगा, BE अपॉन 1 प्लस ई। यही तो पूछा था उसने। वो R जो है, देखो चित्र के अंदर, वो R जो है, यह जो दूरी है मूल बिंदु से लेकर के I तक की दूरी, क्या यही R होगा। ये जो R है यही है BE अपॉन 1 प्लस ई, अंतः त्रिज्या मिल गई। तो अधिकतम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया, ABE याद भी कर लिया उसको। अधिकतम क्षेत्रफल कब मिलेगा, जब बिंदु P लघु अक्ष का एक सिरा होगा, वो भी हमने याद कर लिया। उत्केंद्रीय कोण उसके लिए कितना होना चाहिए, थीटा बराबर 90 डिग्री, वो भी हमने याद कर लिया। और अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होने की शर्त के साथ जो अंदर वृत्त बनेगा, अंतर्वृत्त, उसकी त्रिज्या, अंतर त्रिज्या भी ज्ञात कर ली। कितनी मिली, BE अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगले सवाल पे आते हैं। फिर देखिए बेटा, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है एक वृत्त जिसका केंद्र दीर्घवृत्त का भी केंद्र है। तो वृत्त और दीर्घवृत्त संकेंद्रीय हैं तथा दीर्घवृत्त की नाभियों से इस प्रकार गुजरता है कि दोनों वक्र 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु कितने हैं, 4। माना बिंदु P कोई एक बिंदु है जो कि प्रतिच्छेद बिंदु में से ही है। यदि दीर्घवृत्त का दीर्घअक्ष 17 है तथा त्रिभुज PSS। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो
और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। एस डैश, ये एस और एस डैश क्या होंगे? नाभियां। उनका क्षेत्रफल 30 है, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई दी हुई है हमें 17 और पी एस एस डैश का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30। नाभियों के मध्य दूरी मतलब 2AE का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले चित्र बनाते हैं। यह दीर्घवृत्त, इस दीर्घवृत्त की नाभि एस एस डैश, इस एस और एस डैश से वृत्त गुजर रहा है। तो चलिए यहां से गुजार देते हैं इसको। कुछ इस प्रकार से वृत्त बनेगा। ठीक है, ये वृत्त बन गया। अब इसके लिए यही व्यास बन जाएगा, ये पक्का है कि यही व्यास होगा। तो व्यास कितना हुआ? यहां से यहां तक की दूरी व्यास हो जाएगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी, व्यास दूरी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2AE, व्यास के बराबर हो जाएगा। वृत्त का समीकरण, केंद्र तो वही है जो कि दीर्घवृत्त का केंद्र है। लिखा हुआ है ना कि कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए? 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने चाहिए। केंद्र उनका कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। और वहां से वहां तक ये जो लिखा हुआ है, यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा? इसका व्यास, क्योंकि ये इससे बड़ा होगा तो ही ऐसा हो सकता है। तो वृत्त का समीकरण क्या बन जाएगा? वो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी AE, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये तो वृत्त का समीकरण आ गया। अब बिंदु P कोई एक बिंदु है जो प्रतिच्छेद बिंदुओं में से ही कोई है। ठीक है भाई, प्रतिच्छेद बिंदुओं में से बिंदु P है, हम इसी को बिंदु P मान लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, एक त्रिभुज बन जाएगा। ये जो त्रिभुज बना है ना PSS डैश, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSS डैश इक्वल टू 30। और दीर्घ अक्ष मतलब 2A, तो 2A कितना दिया हुआ है? 17। ये 2A लंबाई भी आपको दी हुई है। इतना सब कुछ डाटा अवेलेबल है। हमें ज्ञात करना है 2AE का मान, दोनों नाभियों के मध्य की दूरी। एक काम करते हैं, इस क्षेत्रफल से आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तो क्षेत्रफल क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई, यहां से यहां तक। ये कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। सिंपल है ना, ये तो होना ही है ऐसा, तो 90 डिग्री तो होना ही है। तो ये बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा ऊंचाई। तो एरिया PSS डैश इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 30 इक्वल टू 1/2 PS डैश। तो यहां से मुझे मिला PS इंटू PS डैश इक्वल टू 60। एक समीकरण मुझे मिल गया है। एक चीज और मुझे आती है, वो आपको भी आती है, किसी बिंदु की नाभीय दूरियों का योग। किसी बिंदु की नाभीय दूरियों का योग 2A के बराबर होता है, मतलब 17 के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इनको हल कर लेते हैं। एस प्लस PS डैश, इसका होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम? इसके होल स्क्वायर की भी आवश्यकता नहीं है। एक चीज और अपने पास बनी हुई है, समकोण त्रिभुज। तो क्यों ना समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, ये मिल जाएगा ना सीधा सीधा। इन ट्राइंगल PSS डैश, हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं PS का होल स्क्वायर प्लस PS डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू कर्ण कितना है? SS डैश का होल स्क्वायर। यही तो हमें चाहिए। तो इसको क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे PS प्लस PS डैश का होल स्क्वायर माइनस 2 PS डैश इक्वल टू SS डैश का होल स्क्वायर। PS प्लस PS डैश कितना है? 17। तो ये आएगा 17 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये गुणन कितना है आपके पास? ये गुणन है 60 इज इक्वल टू SS डैश का होल स्क्वायर। ये लीजिए SS डैश का मान यहाँ से मिल जाएगा, मतलब वो 2AE, दोनों नाभियों के मध्य जो दूरी पूछी जा रही थी वो आपको मिल रही है। यहाँ से लिखिए इसको फटाफट से। कैलकुलेशन सिंपल सी है, 17 का होल स्क्वायर माइनस 120 आपको करना है। 389 माइनस 120 आपको करना है। तो ये बच जाएगा आपके पास, हल कर लो इसको, कितना आएगा? ये यहाँ आएगा 13
वर्गमूल हटाएंगे ना तो 13 बचेगा। तो दोनों नाभियों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 13, 13। सवाल में कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं थी। सबसे मेन था इसमें ये चेक करना कि जो वृत्त बनेगा उस वृत्त में जो बिंदु P पर कोण बनेगा वो बिंदु P पर कोण क्या बनेगा? समकोण बनेगा। बस उसी से सवाल हो रहा है। ये कोण समकोण बनेगा। अब ये कोण समकोण क्यों बनेगा? क्योंकि ये व्यास बनेगा। ये व्यास क्यों बनेगा? क्योंकि अगर ये व्यास नहीं बनेगा तो वृत्त 4 बिंदुओं पर कट नहीं कर पाएगा। अगर ये दूरी दोनों नाभियों के मध्य की दूरी व्यास नहीं बनेगी तो ये 4 बिंदुओं पर कट ही नहीं कर पाएगा, ये अंदर रह जाएगा। क्लियर? इसलिए 4 बिंदुओं पर कट करने के लिए इसका व्यास कितना होगा? 2a ही होगा। नोट कर लीजिए आप इसको। अगले हेडिंग पर आते हैं बेटा। अगला हेडिंग क्या है? दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स। दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। कोई बिंदु अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो उसको चेक करने के लिए तरीका होता है एस। एस तो होगा वक्र का समीकरण। बिंदु P x1, y1। फिर हम ज्ञात करेंगे S1। S1 क्या होगा? x1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, ये S1 होगा। और यदि S1 वृत्त में भी कर चुके हैं ना, ऐसा परवलय में भी कर चुके हैं, इफ S1 ग्रेटर देन 0 तो बिंदु P कहाँ होगा? बाहर। इफ S1 लेस देन 0 तो बिंदु P कहाँ होगा? दीर्घवृत्त के अंदर। एंड इफ S1 इक्वल टू 0 तो बिंदु P कहाँ होगा? दीर्घवृत्त पर। तो S1 ग्रेटर देन 0 से दीर्घवृत्त के बाहर कहलाएगा, S1 लेस देन 0 से दीर्घवृत्त के अंदर कहलाएगा, और S1 बराबर 0 से दीर्घवृत्त पर कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं अपन। बिंदु P दिया हुआ है 3, 4 और दीर्घवृत्त है x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1। यह बिंदु 3, 4 दीर्घवृत्त के अंदर है या बाहर है, चेक कर। S1 ज्ञात करेंगे, 3 का होल स्क्वायर बटे 16 प्लस 16/9 माइनस 1। इसको हल कर लेते हैं। कितना आया ये? 9/16 प्लस 16/9 माइनस 1। ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव आएगा, देखो दिख रहा है ये 1 से बड़ा है, ये भी कुछ 1 से छोटा है, तो कुल मिला के तो 1 से बड़ा ही हुआ। तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। देयरफॉर बिंदु P कहाँ हुआ? बाहर। और हल करना चाहो तो एलसीएम लेके भी हल करके देख सकते हो आप, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। बिंदु P मैंने लिया -3, 2 और दीर्घवृत्त लिया x²/25 प्लस y²/16 बराबर 1। इसके लिए चेक करना है कि -3, 2 दीर्घवृत्त के अंदर है या बाहर है। बिंदु इसमें रखेंगे तो S1 कितना आएगा? 9/25 प्लस 4/16 माइनस 1, तो 9/25 प्लस 1/4 1/4 माइनस 1। अभी 9/25 और 1/4 इसको हल करना पड़ेगा ना। कन्फ्यूजन हो रहा हो तो क्या कर लो, हल कर लो। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 100। तो यहाँ आ जाएगा 25 4 36 प्लस 25 माइनस 100 इक्वल, बस इतना आएगा। देख लो, एलसीएम ले लिया हमने, कितना आया देखो? 36। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब -3, 2 कहाँ है? दीर्घवृत्त के अंदर है। बस इतनी कैलकुलेशन। कोई फालतू एक्स्ट्रा कंसेप्ट पे नहीं जाना है, वैल्यू को चेक करना है। वैल्यू का मान नहीं चाहिए, वैल्यू का साइन चाहिए। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो बिंदु बाहर होगा, और यदि वैल्यू नेगेटिव है तो बिंदु अंदर होगा। सिंपल कंसेप्ट, इस पे ध्यान देके चलना है बस, दीर्घवृत्त के अंदर या दीर्घवृत्त के बाहर। अगला हेडिंग देखिएगा बेटा। अगला हेडिंग क्या कह रहा है? प्राचलिक बिंदु तथा सहायक वृत्त। दीर्घवृत्त में प्राचलिक बिंदु तो हमें याद है। प्राचलिक बिंदु तो क्या होता है?
ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, जहां पर ये थीटा क्या होता है, इसेंट्रिक एंगल, हिंदी में बोलेंगे उत्केंद्रीय कोण। एक सवाल में हम ज्ञात भी कर चुके हैं उत्केंद्रीय कोण, ठीक है। तो ये तो प्राचलिक बिंदु होता है। अब सहायक वृत्त क्या है? यदि दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर एक वृत्त बनाया जाए, यदि दीर्घवृत्त तो वह सहायक वृत्त कहलाता है। सहायक वृत्त हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किल। क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी सर्किल। सहायक वृत्त कौन सा हुआ? जो दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष को व्यास मान के बनाया जाएगा। जैसे ये दीर्घवृत्त है तो इसके दीर्घ अक्ष को व्यास मान के जो वृत्त बनेगा ना, ये कहलाएगा ऑक्सिलरी सर्किल। ये होगा ऑक्सिलरी सर्किल। और अगर ये ऑक्सिलरी सर्किल होगा और इसका व्यास ये होगा, तो इसके लिए जब हम लिख रहे हैं ना व्यास 2a, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? a। तो वृत्त का समीकरण बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यह बनेगा। इस सहायक वृत्त पर अगर हम एक बिंदु P मान लूं, इस सहायक वृत्त पर मैं एक बिंदु P मान लेता हूं, तो उस बिंदु P को मैं क्या लिखूंगा? a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। और यहां से लंब डाला गया तो ये दीर्घवृत्त पर कहीं पर आएगा। यह कोण कितना होगा? थीटा। तो यह जो बिंदु होगा ना, यह बिंदु P डैश दीर्घवृत्त का प्राचलिक बिंदु होगा। यहां तो अभी यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। a साइन थीटा ही रहेगा। जब तक वृत्त पे है तब तक तो a cos थीटा a साइन थीटा रहेगा, लेकिन जैसे ही दीर्घवृत्त पर आएगा तो क्या बन जाएगा? a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। तो वो जो उत्केंद्री कोण थीटा होता है वो दीर्घवृत्त पर बिंदु जो है उसको जोड़ने से नहीं आता है, सहायक वृत्त को जोड़ने से आता है। इसका मतलब हुआ कि अगर एक बिंदु P दिया हुआ है 3 cos 45 डिग्री 4 sin 45 डिग्री, तो ये जो 45 डिग्री कोण है ये क्या है? उत्केंद्रीय कोण है। और ये उत्केंद्रीय कोण जो है वो दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु को जोड़ने से आएगा कि सहायक वृत्त पर स्थित बिंदु को केंद्र से जोड़ने पर आएगा? बिंदु P, तो इसके सापेक्ष बिंदु P यह बनेगा, इसको जोड़ने से आएगा, जबकि बिंदु P यह वाला दिया होगा, यह कोण 45 डिग्री बन रहा होगा। तो उत्केंद्रीय कोण सहायक वृत्त की वजह से आएगा, ना कि दीर्घवृत्त पर बिंदु को केंद्र से जोड़ने पर आएगा। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्राचलिक बिंदु वाला टॉपिक इसके साथ अपन डिस्कस कर रहे हैं कि सहायक वृत्त पर बिंदु माना a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, फिर उसकी वजह से दीर्घवृत्त पर बिंदु आया a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ये कॉमा है ना, वन मत समझ लेना। क्लियर है इतनी बात? तो ये उत्केंद्रीय कोण असल में कहां से आया वो क्लियर हो गया। सहायक वृत्त त्रिज्या कितनी होगी? a। सहायक वृत्त संकेंद्रीय होगा, समीकरण कितना होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब मान लीजिए दीर्घवृत्त पर दो बिंदु हों, ऐसे कितने बिंदु हों? दो, तो उनके उत्केंद्रीय कोण अलग अलग होंगे। एक के लिए उत्केंद्रीय कोण थीटा 1 हो जाएगा, एक के लिए दूसरा उत्केंद्रीय कोण थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उन दो उत्केंद्रीय कोण के जो दो बिंदु मिलेंगे उनसे कोई जीवा मिलेगी तो उसका प्राचलिक समीकरण लिखते हैं। अगला हेडिंग क्या लिखेंगे अपन? दीर्घवृत्त की प्राचलिक जीवा का समीकरण। दीर्घवृत्त की प्राचलिक जीवा का समीकरण। अब प्राचलिक जीवा के लिए दो बिंदु चाहिए जो कि प्राचलिक बिंदु होंगे। कोई भी दो बिंदु मान लेते हैं। एक बिंदु यहां ले लेते हैं, बिंदु P, a cos थीटा 1 कॉमा
P साइन थीटा 1 और एक बिंदु Q यहाँ ले लेते हैं, A कॉस थीटा 2 कॉमा B साइन थीटा 2। ये दो प्राचलिक बिंदु हैं। अब इनसे जो जीवा बनेगी पी क्यू, इस जीवा का समीकरण आएगा दो बिंदु रूप के अंदर। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगा, y माइनस वाई वन बी साइन थीटा 1 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बी साइन थीटा 2 माइनस बी साइन थीटा 1 अपॉन x2 माइनस x1 a कॉस थीटा 2 माइनस a साइन थीटा 1। ये तो प्रवणता हो गई इसकी, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस a कॉस थीटा 1। यह प्राचलिक जीवा का समीकरण आ जाएगा। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, b कॉमन लोगे साइन सी माइनस साइन डी, इधर a कॉमन लोगे कॉस सी माइनस कॉस डी। हल करने के बाद क्या आता है मैं आपको डायरेक्टली लिख के दे रहा हूँ। बनती है इक्वेशन x अपॉन a कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 प्लस y अपॉन बी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। यह बनती है प्राचलिक जीवा। ठीक है, इसमें थीटा 1 थीटा 2 क्या है, प्राचलिक बिंदुओं के उत्केंद्रीय कोण। इसको याद करने में ही फायदा है, याद कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इसको कब कब डिराइव करने बैठेंगे समय लग जाएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा लगेगी। कर तो लेंगे, याद कर लीजिए, आसान होगा। सवाल लेते हैं फिर इसके ऊपर। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि दीर्घवृत्त के नाभिलंब के सिरों का उत्केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। अब नाभिलंब के सिरे आपको याद होनी चाहिए क्या होते हैं, तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार से नाभिलंब बनेंगे, ये दो नाभिलंब होंगे। तो यह बिंदु L, L डैश, इसको मान लेते हैं हम N, N डैश। तो ये आपको मालूम है L क्या होता है, ये L क्या होता है, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। इस एक बिंदु का नाभिलंब के एक सिरे का उत्केंद्रीय कोण ज्ञात करके मैं आपको बताता हूँ, बाकी के आप फिर ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो बिंदु है L, मैंने इसको मान लिया A कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, लेकिन ये L बिंदु ही किसके बराबर है, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर है। तो A कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ई एंड B साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, कुछ ऐसा मिलेगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं, क्या प्राप्त हो रहा है, बी टेन थीटा बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। उसमें भी ये ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बी अपॉन ए ई, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए ई। लीजिए भाई, ये एल वाले एक बिंदु का उत्केंद्रीय कोण मिल गया, आ गया। जब इसके लिए ज्ञात करोगे तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, क्योंकि यह बिंदु कितना होता है, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इस तरह से आप हर बिंदु का उत्केंद्रीय कोण ज्ञात कर पाओगे। तो दीर्घवृत्त पर जो बिंदु दिया हो, जिसका उत्केंद्रीय कोण पूछा हो, उस बिंदु को हमेशा इस प्राचलिक बिंदु के रूप में ले लो और फिर दोनों को कंपेयर कर लो। दोनों बिंदु क्या है, सेम है, सेम है तो फिर हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तुलना कर लेंगे एक्स एक्स की और वाई वाई की और उसको हल कर लेंगे, उत्केंद्रीय कोण प्राप्त हो जाएगा। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि दीर्घवृत्त पर स्थित दो प्राचलिक बिंदु जिनके प्राचलिक उत्केंद्रीय कोण एक के लिए अल्फा होगा एक के लिए बीटा होगा को जोड़ने वाली जीवा दीर्घ अक्ष को मूल बिंदु से सी दूरी पर मिलती है, तो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 का मान पूछा है। ठीक है, सबसे पहले चित्र बनाया जाए। ये चित्र हमने बना दिया। दो बिंदु हम मान लेते हैं कुछ इस तरह से, एक बिंदु P ले लेते हैं जिसका उत्केंद्रीय कोण अल्फा होगा, एक बिंदु Q जिसका उत्केंद्रीय कोण बीटा होगा, और यहाँ पे कट करके जा रही होगी बिंदु R पर जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है C, 0 0 से दूरी कितनी है C। तो इस PQ का इक्वेशन क्या होगा, पहले तो हमें इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। वो क्या था, x अपॉन ए कॉस
अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ऐसा लिखेंगे। थीटा 1 थीटा 2 की फॉर्म में अभी हम लिख चुके हैं इसको, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। अब यह जो है इस जगह से गुजर रही है, तो ये बिंदु आर कितना होगा, सी कॉमा 0। तो यह जीवा कहाँ से गुजर रही है, बिंदु सी कॉमा 0 से गुजर रही है। तो y की जगह 0 रखेंगे और x की जगह c रख देंगे, तो यह आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू a अपॉन c। इस स्थिति तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ से हमें कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से हमें tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 तक पहुँचना है। तो योगांतर अनुपात लगाते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये तो मिल ही चुका है। योगांतर अनुपात लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन a माइनस सी। युगांतर अनुपात लगाने से ऊपर बन रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी, नीचे बन रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, तो अल्फा 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 2 अल्फा बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, तो अल्फा बाई 2 ये तो कट गया, बीटा बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ तक पहुँच गए, ये 2 और 2 भी कट गया, इधर आपके पास चल रहा है ए अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए माइनस सी, इस माइनस का ध्यान रखना है। क्या बन गया ये, कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन सी माइनस ए। क्यों, क्योंकि इस माइनस को हटाया मैंने, अब इसको उधर ले जाए तो ये बन जाएगा tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, उधर ले गए तो इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। ये हमें आंसर मिलेगा, IIT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। कौन सा ऑप्शन बनता है, पहला ऑप्शन हमारा आंसर बन जाता है। ये खेल हमें खेलना है, लेकिन ये हम खेल नहीं खेल पाते अगर हमें ये याद नहीं होता। अब ये याद नहीं होता तो क्या करते, फिर शुरुआत से शुरुआत करते कि 2 बिंदु रूप में PQ का समीकरण लिखते, तब तो यहाँ पहुँचते तो सवाल बड़ा हो जाता। इसीलिए मैंने आपको बोला कि दीर्घवृत्त की प्राचलिक जीवा का समीकरण अगर हम ज्ञात कर सकते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 याद कर सकते हैं, तो सवाल हल करने में समय की बचत होगी, जगह की बचत होगी। आंसर आ रहा है tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। लिख लीजिए बेटा इसको। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799 अर्थात 1800 21 799। थैंक यू।